हेलो दोस्तों, मैं नारायण महेश्वरी सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने जो है मौर्य प्रशासन के बारे में बात की। मौर्य प्रशासन के बारे में हमने जो बताया कि मौर्य प्रशासन 5 जो है प्रांतों में विभाजित था। 5 प्रांत में मैंने आपको बताया कि उत्तरापंथ, दक्षिणापथ, प्राच्य देश, उज्जैन या अवंती राष्ट्र, और फिर हमने बात की यानी अपना अंतिम कलिंग जो है प्रांत के बारे में बात की। तो कलिंग प्रांत के बारे में हमने बात की। अंतिम रूप से 5 प्रांतों के बाद में जो है जिलों में, मंडलों में विभाजित था। मंडल के अध्यक्ष हमने प्रादेशिक बोला। फिर हमने बात की जिला आहार में था, और ये जिले जो है कई कई ग्रामों के समूह बने हुए थे, जिसमें स्थानिक, ठीक है, खारवटिक, 2 द्रोणमुख। फिर हमने बात की संग्रहण, और फिर जो है अंतिम रूप से ग्राम। इनके अलग अलग हेड के बारे में हमने बात की। तो हमने प्रशासन हमने देखा कि मौर्य प्रशासन देखा। अब हम देखेंगे कि नगरीय प्रशासन कैसा था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नगरीय प्रशासन। तो दोस्तों, नगरीय प्रशासन का जो उल्लेख किया है, तो नगरीय प्रशासन का उल्लेख जो होता है वो बेसिकली जो है मेगस्थनीज द्वारा जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख हमें जो है उल्लेख या विवरण, उसका विस्तृत विवरण जो है मिलता है। किसका मिलता है? पाटलिपुत्र का। किसके द्वारा? मेगस्थनीज के द्वारा। तो पाटलिपुत्र शहर का विस्तृत विवरण और उल्लेख जो मिलता है वो हमको मिलता है मेगस्थनीज के द्वारा। और मेगस्थनीज कहता है नगर प्रशासन का जो प्रमुख होता था वो नागरक होता था या नगरक होता था। तो नगरक जो था वो इसका प्रमुख होता था। ठीक है, और यानी कि इसका कहने का मतलब है कि नगर का जो पूरा प्रशासन था वो एक परिषद देखती थी। तो नगर का परिषद जो प्रशासन था वो कौन देखती थी? परिषद देखती थी। और ये जो परिषद थी इसमें 6 समितियां थी, और हर समिति में क्या थे? 5 व्यक्ति थे। तो कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई। तो वो क्या कहता है कि नगर जो प्रशासन था वो एक परिषद देखती थी। ये परिषद 6 समितियों में बंटी हुई थी। इन 6 समितियों में प्रत्येक समिति में 5-5 व्यक्ति होते थे। तो कहने का मतलब है कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 6 × 5 यानी कि 30 सदस्यों की संख्या हो गई। तो ये हमारे पास में जो नगर प्रशासन है, नगर का जो प्रशासन है, ठीक है, वो जो है किसके द्वारा हमको जो है विवरण मिलता है? तो हम कहेंगे मेगस्थनीज के द्वारा पाटलिपुत्र शहर का विवरण हमको मिलता है। वो ये कहता है, इसका प्रधान अधिकारी जो होता है वो नगरक या नागरक होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नागरक जो है इसका प्रधान जो है क्या होता है? अधिकारी होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि नगर प्रशासन की। तो अगर प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो नगर प्रशासन में आप देखोगे कि ये जो नगर प्रशासन है, नगर प्रशासन का प्रमुख जो होता है वो प्रमुख कौन होता है? नागरक। ठीक है, प्रमुख होता है नागरक। ठीक है, तो इसका प्रमुख होता है दोस्तों नागरक। ठीक है, और यानी कि इसमें कुल कितनी जो है, यानी कि कुल कितने जो है, यानी समितियां होती है, 6 समितियां होती है। 6 समितियों में कितने मेंबर होते हैं? 5 मेंबर होते हैं। तो कुल समितियां, अगर मैं यहां लिखूं कुल समितियां 6, और प्रत्येक में मेंबर सदस्य 5, तो 6 × 5 बराबर 30। तो कुल सदस्य हो जाते हैं कितने? यानी अगर मैं बात करूं कुल सदस्य, तो कुल सदस्य अपने होते हैं 30। कुल सदस्य 30। ठीक है, यही तो हमने बात की है। अब ये जो हर समिति का अलग अलग काम था। तो प्रथम जो समिति थी, तो प्रथम समिति दोस्तों औद्योगिक या धंधों से थी। हम कह सकते हैं औद्योगिक कार्यों से थी। तो या हम कह सकते हैं कि देश के जो उद्योग धंधों से थी, या औद्योगिक जो है कार्यों से संबंधित पहले थी। तो कार्य से संबंधित, औद्योगिक कार्यों से संबंधित
द्वितीय समिति। अब द्वितीय समिति की अगर बात करेंगे तो द्वितीय समिति में हम कह सकते हैं वैदेशिक या विदेशी नागरिक से संबंधित। ठीक है, यानी कि कोई भी विदेशी व्यक्ति आता था तो उसका जो है रहना खाना पीना उसका रजिस्टर करना, कब तक आएगा, कब तक यहाँ आया हुआ है, कब जाएगा, उसकी पूरा लेखा जोखा जो है, उसकी रहने की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, उसको सुरक्षा प्रदान कराना, सुरक्षा मुहैया करवाना, ये सारा काम जो है इस जो है पूरी द्वितीय समिति यानी जो वैदेशिक या विदेशी नागरिकों से संबंधित थी। तृतीय समिति जो थी हमारी वो थी जनगणना से संबंधित। किससे संबंधित थी? जनगणना से संबंधित। तो ये जनगणना संबंधित सारी जानकारियां रखती थी। ठीक है, और चतुर्थ समिति जो थी वो वाणिज्य और व्यापार से संबंधित थी। किससे थी? वाणिज्य और व्यापार से। तो वाणिज्य तथा व्यापार से संबंधित, व्यापार से। ठीक है, और पंचम समिति दोस्तों, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है कि हमको समितियों के कार्य ध्यान रखना है। तो पंचम समिति में जब हम बात करेंगे तो पंचम समिति में हम कहोगे कि कालाबाजारी रोकने से संबंधित थी, कि कोई कालाबाजारी नहीं हुए, कालाबाजारी को रोकने से संबंधित। ठीक है, रोकने से संबंधित थी, तो कालाबाजारी को रोकने से संबंधित। अब जब हम छठी समिति की बात करते हैं तो इसको जो है क्रय वसूल करने की समिति थी। तो बिक्री कर जो है उसको वसूल करने की समिति थी। तो हम कह सकते हैं क्रय विक्रय कर को वसूल करने की समिति या वसूलने की समिति, वसूलने से संबंधित। ठीक है दोस्तों, और कर अगर कोई, ये कर जो होता था वो 1/10 देना पड़ता था। क्रय विक्रय संबंधी जो जितने भी कर थे वो कितने देने पड़ते थे? वो देना पड़ता था 1/10वां भाग जो है वो देना पड़ता था। तो 1/10वां कर जो है राज्य को देना पड़ता था। अगर कोई व्यक्ति कर चोरी करता है तो उसको मृत्यु दंड देने तक का भी प्रावधान था। तो आप समझ रहे हो दोस्तों कि मौर्य जो प्रशासन था वो जो है उसकी न्याय व्यवस्था थी वो बहुत ही कठोर थी, और दंड जो है विधान था वो बहुत ही कठोर विधान था। इवन कर चोरी करने पर भी, टैक्स चोरी करने पर भी दंड का प्रावधान इतना कठोर था कि यहां मृत्यु दंड तक देने का प्रावधान था। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 समितियां थी। एक बार फिर से देख लेते हैं कि किस तरह से इनका काम था। नगर प्रशासन जो मैं बता चुका हूं, मेगस्थनीज ने जो है पाटलिपुत्र नगर का उल्लेख किया है, पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन का उल्लेख किया है अपनी कौन सी किताब में? मेगस्थनीज की अपनी किताब थी इंडिका में। इंडिका में उसने जो प्रमुख जो व्यक्ति बताया है प्रशासन का उसको नागरिक बताया है। तो प्रमुख अधिकारी जो बताया वो नागरिक बताया है। कुल समितियां उसने कहा कि ये एक परिषद जो थी वो पूरा प्रशासन देखती थी। तो परिषद प्रशासन देखती थी, तो कितने जो लोग जो हैं, कितनी समितियां थी? तो उसने 6 समितियां बताई है कि इस परिषद में कितनी समितियां काम करती थी? 6 समितियां काम करती। प्रत्येक में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 30 होगी दोस्तों। इनका अपना अपना काम मैंने आपको बताया औद्योगिक कार्य से संबंधित है। द्वितीय समिति वैदेशिक या विदेशी नागरिकों से संबंधित है। तृतीय समिति जो जनगणना से संबंधित रखती है। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों चतुर्थ समिति वाणिज्य तथा व्यापार से संबंधित थी, और पंचम समिति कालाबाजारी को रोकने से संबंधित थी, और छठी समिति जो थी क्रय विक्रय कर को वसूलने से संबंधित थी। तो ये हमने देखा सैन्य प्रशासन। ऐसे ही सैन्य प्रशासन की तर्ज पर वो हमने देखा अभी नगर प्रशासन। तो नगर प्रशासन की तर्ज पर भी उसने जो है मेगस्थनीज ने सैन्य प्रशासन का ब्यूरो दिया है। क्या दिया है? सैन्य प्रशासन की मौर्यों का जो है सैन्य प्रशासन कैसा था, तो वो ये बताता है मौर्यों का सैन्य प्रशासन। जैसे हम बात करें कि यानी कि चंद्रगुप्त, यानी कि हम कह सकते हैं कि मौर्य की अगर हम प्रशासनिक सैन्य प्रशासन की व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें महिलाओं एवं पुरुष
दोनों ही सेना में भर्ती होते थे। ठीक है, तो महिला पुरुष दोनों सेनाओं में भर्ती होते थे। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो था, तो प्लूटार्क ये बोलता है कि मौर्यों की सेना में 6 लाख सैनिक थे। ठीक है, तो प्लूटार्क क्या बोलता है, 6 लाख सैनिक। ठीक है, और प्लिनी, प्लूटार्क कौन है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, प्लूटार्क जो है यूनानी जो है इतिहासकार है, वो यूनानी इतिहासकार ये कहता है कि पूरे मौर्य साम्राज्य की सेना में जो है बेसिकली 6 लाख जो है सैनिक थे, और प्लिनी ये कहता है 80,000 सैनिक थे। और अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना, नंदों की सेना, आप समझ रहे हो कि धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि नंद वंश को उखाड़कर चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। और इसकी जो सेना थी वो नंदों के जो है सेना से 3 गुना थी। ठीक है, तो 3 गुना इससे बड़ी थी। तो हम कह सकते हैं कि मौर्यों की सेना नंदों की सेना से 3 गुना बड़ी थी। ठीक है, इसमें महिला एवं पुरुष दोनों थे। ठीक है, अगर हम बात करें कि कुछ इतिहासकारों ने अलग अलग बात की है, तो इतिहासकारों की बात करें तो पुलटार्क यानी यूनानी जो है इतिहासकार, इसने कहा है कि 6 लाख की सेना थी, और प्लिनी ये कहता है 80,000 की सेना थी। इसी प्रकार से मेगस्थनीज ने भी जो है सैन्य प्रशासन का विस्तृत विवरण अपनी किताब अपनी किताब इंडिका में दिया। जब अपनी किताब इंडिका में उसने विस्तृत विवरण दिया, तो दोस्तों उसने ये बताया कि सैन्य प्रशासन को देखने के लिए भी 6 समितियां थी, और इन 6 समितियों में जो है प्रत्येक में 5 व्यक्ति थे। कुल मिलाकर 30 सदस्यों की संख्या थी जो अलग अलग कार्य देखती थी। वो क्या था, वो अभी हम देख लेते हैं कि अगर हम बात करें कि सैन्य प्रशासन की, तो सैन्य प्रशासन में हम बात करेंगे कि प्लूटार्क या प्लूटार्क। ठीक है, प्लूटार्क ये कहता है कि कितने, 6 लाख सैनिक, 6 लाख सैनिक। ठीक है, और प्लिनी क्या कहता है, प्लिनी ये कहता है कि 80,000 सैनिक। ठीक है, और इसका प्रधान जो अधिकारी होता था वो सेनापति होता था। तो प्रधान अधिकारी कौन होता था, सेनापति। और नायक, जैसे मैंने आपको बताया कि युद्ध का संचालन जो है वो नायक करता था। तो युद्ध का संचालन कौन करता था, युद्ध के समय सैन्य संचालन जो करता था वो नायक करता था। तो नायक के लिए अगर मैं बोलूं, प्रधान अधिकारी और नायक जो था वो बेसिकली युद्ध के समय सैन्य संचालन। ठीक है दोस्तों, तो युद्ध के समय सैन्य संचालन ये करता था, प्रमुख अधिकारी सेनापति था। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि सैन्य प्रशासन में मेगस्थनीज क्या कहता है, मेगस्थनीज कहता है कि 6 समितियां, ठीक है, प्रत्येक में 5 व्यक्ति, तो 6 × 5 बराबर 30, तो कुल सदस्य 30। ठीक है, कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 30। ठीक है दोस्तों, अब हम जब बात करते हैं कि प्रथम समिति, अलग अलग समितियों की यहां पे भी अलग अलग काम। तो प्रथम समिति का काम था, यानी कि जल सेना से संबंधित थी। ठीक है, नेवी से संबंधित, जिसको हम कह सकते हैं जल सेना से संबंधित। ठीक है, जल सेना से संबंधित। द्वितीय समिति जो थी वो बेसिकली हम कह सकते हैं दोस्तों, ये जल सेना से संबंधित थी। तो द्वितीय समिति जो है बेसिकली रसद कार्यों से संबंधित थी। ठीक है, रसद कार्यों से, खाने पीने के कार्यों से, रसद कार्यों से संबंधित। ठीक है दोस्तों,
अब हम बात करते हैं कि तृतीय समिति। तृतीय समिति जो थी वो पैदल सेना से संबंधित थी, पैदल सेना से संबंधित, ठीक है, पैदल सेना से संबंधित, ठीक है। चतुर्थ, अश्वरोही सेना से संबंधित, ठीक है। और जो पंचम जो थी वो गज सेना से संबंधित थी, ठीक है। तो पंचम जो है वो गज सेना से संबंधित, सेना से संबंधित। और छठी जो समिति थी वो रथ सेना से संबंधित थी, रथ सेना से संबंधित, ठीक है दोस्तों। तो छठी समिति जो थी वो हमारी किससे थी? रथ सेना से संबंधित थी दोस्तों। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि सैन्य प्रशासन, हमको कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सैन्य प्रशासन जिसका विस्तृत जो है विवरण हमको कौन देता है? मेगास्थनीज देता है, अपनी किताब इंडिका में देता है। तो बहुत सिंपल है। देखो आप, प्रशासन के तौर पर हमने सैन्य प्रशासन पढ़ा, नगर प्रशासन पढ़ा, फिर हमने एक प्रशासन पढ़ा, और जो हमने प्रशासन में प्रांत और जिला और इस तरह की बात की। फिर हमने जो है नगर का प्रशासन देखा। तो हमने ग्रामीण प्रशासन को देखने के बाद में नगर का प्रशासन देखा। नगर प्रशासन देखने के बाद में अब हम सैन्य प्रशासन पढ़ रहे हैं। सैन्य प्रशासन में ठीक पुलटार की कहता है 6 लाख की सेना, पिन्नी कहता है 80,000 की सेना, प्रधान अधिकारी इसका सेनापति होता है, नायक इसका युद्ध के समय सैन्य संचालन करता था, उस अधिकारी को नायक कहते थे, ठीक है। और मेगास्थनीज 6 समितियों का ब्यौरा देता है। उस ब्यौरे में ये कहता है कि हर समिति में 5 व्यक्ति होते हैं, और ये व्यक्ति की संख्या कितनी हो जाती है? 30 हो जाती है। कुल सदस्यों की संख्या 30 हो जाती है। वैसे ही नगर प्रशासन की तरह यहां भी 6 समितियां काम करती है, जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। और ये अलग अलग कार्यों में प्रथम समिति जल सेना से संबंधित कार्य देखती थी। दूसरा जो है रसद कार्यों से संबंधित जो है हमारी समिति थी। तीसरी पैदल सेना से संबंधित। पैदल को अब क्या है? घोड़े पर बैठा दो। अश्वरोही सेना से संबंधित, अब घोड़े से उठाकर उसको जो है यानी हाथी पर बैठा दो। गज सेना से संबंधित, याद रखने का तरीका। और गज से उठाकर अब उसको रथ दे दिया जाए, रथ सेना से संबंधित। तो ये 6 समितियां अलग अलग जो है कार्य करती थी। ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। तो हमने सैन्य प्रशासन देखा। अगर हम न्याय प्रशासन की बात करें तो न्याय प्रशासन में आपको ज़्यादा ध्यान कुछ जो है आपके, हम बात करें कि न्याय प्रशासन की, तो न्याय प्रशासन अगर हम देखें, न्याय प्रशासन, ठीक है। एक टॉपिक में हल्का सा और ले लेता हूं, न्याय प्रशासन, जिससे कभी कभी एग्जाम में सवाल आ जाता है, ठीक है। तो न्याय प्रशासन जो था, बेसिकली हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो था वो राजा था, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय राजा था, और जो है सर्वोच्च आज्ञा जो थी, ठीक है, वो राज आज्ञा थी। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम हिंदुस्तान को देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इंडिया को देखें, और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम भारत को देखें, तो हमारा जो सबसे बड़ा जो है, हम क्या कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कानून या हमारा कानून क्या है? भारत का संविधान। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। पर अगर उस समय हम बात करें मौर्य साम्राज्य की, तो मौर्य साम्राज्य में आज जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, उस समय सर्वोच्च न्यायालय क्या था? राजा था। और राज आज्ञा क्या थी? सर्वोच्च कानून थी, ठीक है। और सर्वोच्च कानून क्या था? राज आज्ञा। राज आज्ञा का उल्लंघन जो है धर्म और व्यवहार से भी ऊपर बताया कौटिल्य ने। तो कौटिल्य ने धर्म और व्यवहार से भी ऊपर किसको बताया है? राज आज्ञा को बताया है, ठीक है, कि धर्म से भी ऊपर है राज आज्ञा। अगर कभी आपको जो है राजा की आज्ञा माननी पड़ जाए, वो धर्म संवत भी नहीं है, धर्म के खिलाफ भी है, राज्य के हित में है, तब भी वो जो है राज आज्ञा का जो है आप उल्लंघन नहीं कर सकते। तो कौटिल्य ने क्या बताया? धर्म से ऊपर जो है राज आज्ञा बताइए दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यानी कि अगर हम बात करें कि ये 2 प्रकार के न्यायालय होते थे। एक को बोलते हैं स्थानीय न्याय, ठीक है। तो ये जो स्थानीय होता है या धर्म
स्थायी होते हैं, धर्म स्थायी बोला जाता है या स्थानीय, तो इसको हम बोलेंगे धर्म स्थायी। आजकल इसका नाम जो है धर्म स्थायी, ठीक है, धर्म स्थायी, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे धर्म स्थायी, धर्म स्थायी, धर्म स्थायी यानी कि हम कह सकते हैं दीवानी कोर्ट को धर्म स्थायी बोलते हैं। तो दीवानी कोर्ट को, दीवानी कोर्ट, ठीक है। और इसका प्रमुख कौन होता था? धर्म स्थायी को प्रमुख होता था इसका दोस्तों, मैंने आपको पहले भी यहां बताया है, व्यवहारिक, व्यवहारिक, ठीक है। तो व्यवहारिक जो था वो बेसिकली इसका क्या होता था? वो बेसिकली इसका प्रधान होता था। व्यवहारिक, धर्म स्थायी, धर्म स्थायी के बाद में यह होता है कंटक शोधन, दूसरा न्यायालय होता है कंटक शोधन, ठीक है। कंटक शोधन यानी कि ये होता था फौजदारी न्यायालय को बोलते थे, फौजदारी न्यायालय, फौजदारी कोर्ट, ठीक है। और प्रमुख हमने बात की प्रतिष्ठा, किसकी बात की? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मैंने आपको बताया था प्रमुख अधिकारी में व्यावहारिक, व्यावहारिक, ठीक है। तो ये व्यावहारिक जो था ये प्रमुख होता था फौजदारी, और प्रमुख, प्रमुख इसका होता था प्रतिष्ठा। तो धर्म स्थायी जो होता था वो दीवानी कोर्ट को बोला जाता था। तो दोस्तों धर्म स्थायी किसको? दीवानी कोर्ट को बोला जाता था। प्रमुख इसका व्यावहारिक होता था, ऐसे ही कंटक शोधन फौजदारी कोर्ट को बोला जाता था, और प्रमुख इसका क्या होता था? प्रतिष्ठा होता था। तो प्रमुख इसका दोस्तों क्या होता था? प्रतिष्ठा, ठीक है दोस्तों। तो जब हम बात करते हैं गुप्तचरों की, ठीक है, तो गुप्तचरों को जो है बेसिकली यानी कि राज्य में जो गुप्तचर का काम करती थी वो महिला एवं पुरुष दोनों जो हैं। हम मौर्य प्रशासन की गुप्तचर व्यवस्था भी देख लेते हैं, क्योंकि अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा अभी तक मौर्य साम्राज्य की न्याय प्रशासन, ठीक है, सैन्य प्रशासन और नगर प्रशासन। अब इनमें गुप्तचर व्यवस्था इतने बड़े जो हैं, यानी कि हम कह सकते इतने बड़े साम्राज्य में प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के लिए हम कैसे जासूसों की ज़रूरत बिल्कुल होती होगी, ठीक है। आज भी हमारी रो एजेंसीज़ हैं, ठीक है, रो तरह की एजेंसी है, आईबी है, इस तरह की जासूसी करने वाली एजेंसी है, ठीक है। उसी समय इतने बड़े प्रशासन का जो है देखभाल करने के लिए जासूस का होना अनिवार्य था, और कौटिल्य ने इनको क्या बोला है? गूढ़ पुरुष बोला है। तो कौटिल्य ने इनको क्या बोला है अपने अर्थशास्त्र में? गूढ़ पुरुष बोला है। और ये यानी गुप्तचर जो होते थे, गुप्तचर या जासूस जो होते थे उसमें महिलाएं और जो है पुरुष दोनों होते थे। तो महिलाएं पुरुष दोनों काम करते। इवन जो गणिकाएं थी, गणिकाएं भी गुप्तचरों का काम करती थी, ठीक है। तो गणिकाएं भी गुप्तचरों का काम करती थी, महिला पुरुष दोनों गुप्तचर होते थे। और गुप्तचरों का जो हम कह सकते हैं कि प्रधान अधिकारी होता था वो महामात्य सर्प कहलाता था। तो महामात्य सर्प इसका प्रधान अधिकारी कहलाता था। और ओवरसियर्स, ठीक है, ओवरसियर्स जो है यानी कि मेगस्थनीज ने गुप्तचरों के लिए एक शब्द लिखा है जिसका नाम है, जिसको मेगस्थनीज ने गुप्तचरों के लिए एक शब्द का जो है हम कह सकते हैं कि उल्लेख किया है। उसका इस प्रकार से वो उल्लेख करता है, ओवरसियर्स के नाम से इनको जो है उल्लेख करता है। तो गुप्तचरों के लिए इसने एक शब्द यूज किया है, प्रयोग किया है, वो है ओवरसियर्स, ठीक है। हम कह सकते हैं गुप्तचर। तो गुप्तचर जो है दो प्रकार के होते थे मौर्य साम्राज्य में, संस्था, ठीक है, और एक दूसरा होता है संचरा। संस्था यानी कि जो एक जगह रहकर जो है यानी गुप्तचर का या जासूसी का कार्य करते थे, ठीक है। और जो संचरा थे वो भ्रमणशील गुप्तचर थे, ठीक है।
तो ये स्थायी यानी गुप्तचर कितने प्रकार के होंगे? गुप्तचर गुप्तचर दो प्रकार के होंगे दोस्तों, ठीक है। एक संस्था यानी भ्रमणशील गुप्तचर, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो हमारे पास में था संचरा, ठीक है। संचरा जो थे वो हम कह सकते हैं कि बेसिकली, और एक्सट्रीमली सॉरी, संस्था यानी कि गुप्तचर, संस्था यानी कि स्थायी गुप्तचर, ठीक है, ठीक है। संचरा यानी भ्रमणशील, ये एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे, स्थायी नहीं थे गुप्तचर। इस प्रकार के दो गुप्तचर की व्यवस्था थी, ठीक है। कौटिल्य ने इनको क्या कहा? कौटिल्य ने इनको गूढ़ पुरुष कहा, ठीक है। कौटिल्य गुप्तचरों को क्या बोलता है? गूढ़ पुरुष, ठीक है। और जो है मेगास्थनीज क्या बोलता है? मेगास्थनीज बोलता है ओवरसीयर्स, ठीक है। तो मेगास्थनीज गुप्तचरों को बोलता है ओवरसीयर्स। ये गुप्तचरों के लिए हमने बात की, ठीक है। तो इस तरह से गुप्तचर प्रणाली थी जिसके माध्यम से जो है प्रशासन के ऊपर जो है लगाम लगाया जाता था और प्रशासन की देखभाल की जाती थी। ये पूरे जो है प्रांतों में, पूरे गांवों में, यानी कि जिलों में, और हम कह सकते पूरे मौर्य साम्राज्य में इनका जाल बिछा हुआ था, ठीक है। जो राजाओं को जो है, राजा को, अधिकारियों को, और ये हम कह सकते हैं कि विश्वास पात्र व्यक्तियों को सूचना देता था, ठीक है। जिससे राजा क्या रहता था? अपडेट रहता था, ठीक है। राजा को जानकारी रहती थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि गणिकाएं, कुछ गणिकाओं का वर्णन कौटिल्य करता है। तो यानी कि जो गणिकाएं होती थी, तो एक यानी कि गणिकाएं राज्य की महिलाएं, यानी कि राज्य की तरफ से जो महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी, ठीक है। तो राज्य की तरफ से जो महिलाएं वेश्यावृत्ति करती, गणिकाएं यानी कि वेश्याओं को बोलते हैं। तो राज्य के द्वारा जो है वेश्याएं जो है, यानी कि राज्य के द्वारा जो है जिनको वेश्याएं का दर्जा दिया जाता था, उनको गणिकाएं कहते थे। एक होती थी रूपा जीवा, ठीक है। रूपा जीवा यानी स्वतंत्र रूप से जो वेश्यावृत्ति करती थी, उनको क्या बोला जाता था? रूपा जीवा बोला जाता। और गणिका जो राज्य के द्वारा और राज्य से संबंधित वेश्याएं जो होती थी, उनको हम कहते थे गणिकाएं, ठीक है। राज्य से संबंधित वेश्याएं, ठीक है। तो राज्य से संबंधित वेश्याएं, उनको तो क्या बोला जाता था? गणिकाएं। रूपा जीवा जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थी, ये राज्य को कर देती थी और जो है राज्य इन पर जो है कर लगाता था, और उसके बाद में ये जो है वेश्यावृत्ति से मुक्त भी हो सकती थी एक निश्चित कर देने के बाद में, और एक निश्चित जो हम कह सकते हैं कि मानदंडों के बाद में ये वेश्यावृत्ति से मुक्त भी हो सकती थी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि मौर्य प्रशासन के बारे में हमने सारी जानकारी ली कि मौर्य प्रशासन किस तरह का था। तो हमने अलग अलग जो है मौर्य प्रशासन में हमने देखा, प्रादेशिक प्रशासन देखा, फिर हमने नगर प्रशासन देखा, यानी ग्रामीण प्रशासन देखा, नगर प्रशासन देखा, फिर हमने सैन्य प्रशासन देखा, फिर हमने न्याय प्रशासन देखा, और फिर हमने गुप्तचरों की बात की। तो सारे प्रशासन
प्रशासन से संबंधित जितने भी जो हमारे जो जितने भी हम कह सकते हैं कि चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट थी, उन सबको हमने अब तक कवर कर लिया है। आगे की क्लास में हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर।